जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है भाग 5 जो कि द यूनियन मतलब संघ का प्रावधान करता है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस जो भाग 5 में है इसमें कितने तो देखिए इस भाग द यूनियन मतलब संघ के प्रावधानों में जो भाग 5 में है इसमें मोस्टली 5 अध्याय दी हुई है। ठीक है? जो पहला अध्याय है वो कार्यकारी मतलब कि जितने भी कार्यकारी पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सब का यहाँ पे उनकी शक्तियों का वर्णन है। दूसरा जो अध्याय है द यूनियन में संघ में वो है संसद लोकसभा राज्यसभा और आपके यूनियन ऑफ मिनिस्टर इन सब का यहाँ पे प्रावधान है। तीसरा जो अध्याय है ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति को आपको मालूम है कि ये संसद का भाग भी होता है, संसद का भाग होता है राष्ट्रपति, तो उसकी राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों का वर्णन भाग अध्याय 3 में दिया हुआ है। और अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे पूरा उसके संबंधित प्रावधान है। और पांचवा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा मतलब कैग का प्रावधान ये आपके आगे दिया हुआ है। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो आज हम चलते हैं पहला अध्याय देखते हैं जो कि पहला अध्याय कार्यकारी संबंधी है। तो देखिए जो आपका पहला अध्याय है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति है जो आपका इसमें राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से संबंधित ये अनुच्छेद आपको 52 से लेकर, क्योंकि 51 तक तो आपका 51 का मौलिक कर्तव्य है, 52 से लेकर के आपको यहाँ पे 62 तक आपको ये 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद ये राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति थे विभिन्न शक्ति और उनके जो भी संबंधित प्रावधान है उसको करता है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आपका कि जो द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव है मतलब द यूनियन एग्जीक्यूटिव है मतलब जो संघ की कार्यपालिका उसमें क्या है ये संघ के प्रमुख बताए गए हैं जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है ये राष्ट्रपति, इसका जिक्र किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं इसका अनुच्छेद 52। तो देखिए अनुच्छेद जो 52 है ये आपके भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका हो गया अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 53 में चल जाए तो देखिए अनुच्छेद 53 ये संघ की कार्यकारी शक्ति मतलब संघ की कार्यकारी मतलब संघ केंद्र सरकार या संघ जो भी अपना कार्य करेगा वो किसके तहत करेगा, तो यही बताता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रदान करता है और कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगी मतलब संघ द्वारा जो भी काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। उसके बाद इसी अनुच्छेद 53 में ही प्रावधान है कि जो संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगा मतलब कि जो देश की रक्षा व्यवस्था है, रक्षा अंग है जैसे कि थल सेना हो गई और वायु सेना हो गई, जल सेना हो गई, तो इन तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये तीन प्रावधान आपके अनुच्छेद 53 में है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 54। तो देखिए अनुच्छेद 54 के एक ये राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति कौन होगा ये निर्वाचित होगा। ठीक है, क्योंकि हम गणतंत्र है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। और इस अब चुनाव ये निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, कैसे निर्वाचित होगा, तो ये बताता है कि संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मतलब संसद के दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य, क्योंकि देखिए लोकसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं और राज्यसभा में भी निर्वाचित मनोनीत होते हैं। ठीक है ना, लेकिन मनोनीत लोकसभा राज्यसभा इन दोनों में मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए मनोनीत वाले सदस्य को हटा दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनके फेवर में वोट दे दे। तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य और साथ में विधानसभा के निर्वाचित, अब देखिए विधानसभा आपको मालूम है, हर राज्यों में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 5-6 स्टेट है जिसके पास अपनी विधान परिषद है। तो अब और विधानसभा तो पूरे राज्यों में, इसलिए हमने विधान परिषद को यहाँ से हटा दिया है और सिर्फ विधानसभा का प्रावधान किया है। तो राष्ट्र पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और उसके साथ है राज्य की विधानसभा, याद रखिएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 54। अब अगर अनुच्छेद 55 की बात करें तो देखिए ये ना राष्ट्रपति के चुनाव की रीति बताता है कि किस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी। ठीक है ना, राष्ट्रपति को वही निर्वाचन मंडल कौन, ये इनको अप्रत्यक्ष मतलब जनता नहीं चुने बल्कि जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं जैसे सांसद हो गए लोकसभा या राज्यसभा या एमएलए हो गए आपकी विधानसभा के, वो चुनेंगे। जब देखिए जब जनता डायरेक्ट चुनती है, जैसे आपको मालूम है कि सांसद को जनता डायरेक्ट चुनती है या जो विधायक होता है एमएलए होता है उसको जनता डायरेक्ट वोट देती है और बताती है कि इसको हम चुने हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव
चुनाव ऐसा नहीं होता। उसी तरह आपको मालूम है कि राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और साथ में जो भी राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, मतलब जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। तो राष्ट्रपति पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष और साथ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरित वोट द्वारा। आनुपातिक मतलब होता है कि एक व्यक्ति ना, जैसे डायरेक्ट चुनाव में क्या होता है, एक व्यक्ति एक ही आदमी को वोट करता है। जैसे 4 लोग उम्मीदवार खड़े हैं किसी क्षेत्र से, तो एक व्यक्ति सिर्फ एक को वोट करेगा, बाकी 3 को वोट नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व में, कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं, तो एक व्यक्ति वो एमएलए या सांसद कोई भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई एक एमएलए है, वो चारों को वोट करेगा, बस वो बताएगा कि मेरा पहला जो प्रेफरेंस है वो इस व्यक्ति को, दूसरा इस व्यक्ति को, तीसरा इस व्यक्ति को। तो ये हो जाता है अनुपातिक। और एकल हस्तांतरण मतलब कि जब किसी व्यक्ति को मतलब कि कम वोट मिलते हैं, तो वो फिर उसको बाहर कर दिया जाता और उसको जो वो लोग, मतलब जो भी एमएलए और सांसद उसको वोट देते, वो उसका वोट उसके ऊपर वाले को हस्तांतरित हो जाता। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल चुनाव होता है, 2 लोग खड़े हैं, तो एक को मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, एक को 100, मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, 100 वोट है, तो एक को मान लीजिए 40 मिला, दूसरे को 30 मिला, तीसरे को मान लीजिए कि तीसरे को भी 30, मतलब नहीं, एक को मान लीजिए 40 मिला, एक को मान लीजिए 35 मिला और तीसरे को कितना मिल जाएगा, 35 और 25 मिला, ठीक है। तो जैसे 25 वाला जब बाहर होता है, तो 25 भी बाहर होता है, और जो 25 लोगों ने उस व्यक्ति को वोट दिया था, वो भी, उनका भी वोट खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, तो जो 25वां वोट है वो बाहर होगा, तो उसका जो 25 लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा और में, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यह गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान की बताते नहीं है, मतलब कि गुप्त रूप से मतदान होता है। चलिए, अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 55 हो गया, अनुच्छेद 56 देखते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 56 ये राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल बताता है। तो देखिए, सामान्यतः राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, वो एक राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा भी दे सकता है। और अगर और अगर दूसरा राष्ट्रपति जब तक नहीं आया है, मान लीजिए 5 वर्ष से भले ऊपर हो जाए, जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं आएगा, तब तक वो अपने पद में बना रहेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन सामान्यता पूछोगे तो सामान्यता कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उसके बाद ये था अनुच्छेद 56। अब अगर अनुच्छेद 57 की बात करें, तो ये कहता है पुनः चुनाव की भी मतदान। जैसे मान लीजिए कोई एक राष्ट्रपति अभी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी अभी है। अब अगर ये अगली बार जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, अगली बार जब दूसरे राष्ट्रपति चुने जाएंगे, तो ये दूसरी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचन में अपना हिस्सेदारी दे सकती है, और उस कार्यालय के लिए पुनः निर्वाचित होने के पात्र रहेंगी, ठीक है। अब अगर अनुच्छेद 58 की बात करें, तो ये अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता अर्हता बताता है कि राष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो वो क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। तो पहला है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और याद रखिएगा, 35 वर्ष पूरी आयु हो जानी चाहिए, ये उम्र जरूर याद रखिएगा। वो यहाँ से क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति हेतु आप व्यक्ति की आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव हेतु पात्र हो, मतलब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो, और भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद धारण ना किया हो, मतलब कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद हम 58 हो गया, 59 देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 59 ये दशा बताता है, ये उसकी मतलब दशा शर्तें बताता है, राष्ट्रपति की शर्तें। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे राष्ट्रपति, कोई देखिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, ठीक है, तो वो क्या अनुच्छेद 57 बोलता है कि वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति पद में रहते हुए। लेकिन अनुच्छेद 59 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी जगह का एमएलए है या कहीं एमपी है, ठीक है ना, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि वो एमएलए और एमपी के पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। तो वही बोलता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक। और साथ में क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियों और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो मतलब कि जो राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते जो भी दिए जाते हैं, वो उसके कार्यकाल के दौरान आप कम नहीं कर सकते। आपको कानून बनाना है, तो फिर आप अगली बार जो राष्ट्रपति उससे लागू करेंगे, तुरंत से आप लागू नहीं कर सकते। तो ये थे। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 60। तो देखिए, अनुच्छेद 60 ये राष्ट्रपति के शपथ
और प्रतिज्ञान शपथ के बारे में प्रावधान करता है कि ये अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति सदस्यता होंगे। मतलब ये बोलता है कि राष्ट्रपति को सदस्य मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, इनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और अगर वो सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अनुपस्थित है तो कोई बात नहीं, उच्च न्यायालय सॉरी उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ मतलब सीनियर सीनियर जज होगा वो उसको शपथ दिला देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 61 ना राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करता है। ठीक है, महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है। और ये हमेशा याद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का सिर्फ एक ही आधार हो सकता है, वो है संविधान के उल्लंघन। मतलब अगर संविधान का उल्लंघन उसने कहीं किया है तभी आप महाभियोग लगा सकते, और किसी मामले पे उसमें महाभियोग नहीं लगेगा। ठीक है, अब महाभियोग का मतलब कि आप एक तरह से महाभियोग का जब प्रस्ताव लाएंगे तो वो बताता है कि आरोप को संसद के किसी भी सदन द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि जो आप अगर महाभियोग की प्रक्रिया आपको शुरू करना है या महाभियोग का प्रस्ताव लाना है, वो आप संसद के किसी भी सदन से ला सकते हैं। मतलब चाहे तो वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। ठीक है, और कहता है कि ऐसा प्रस्ताव कम से कम 14 दिन के लिखित नोटिस के बाद पेश किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी को किसी भी मतलब अब आएगा का मतलब किसी भी सांसद ही होगा, मतलब कि लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई भी प्रस्ताव लाएगा का मतलब वहां का एक सांसद हो। अगर किसी भी सांसद को वहां पे प्रस्ताव लाना है, ठीक है ना, तो वो 14 दिन पहले लिखित नोटिस देगा। वो किसको देगा? वो मतलब उस सभा जो सदन है उसके मतलब कि स्पीकर को, या राज्यसभा है तो राज्यसभा के जो सभापति है उसको देगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ आपको महाभियोग लाना है तो कोई एक व्यक्ति महाभियोग नहीं लाएगा, उस सदन का एक चौथाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना। मतलब कि अगर आपको राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी, चाहे लोकसभा में लाना है चाहे राज्यसभा में लाना है, महाभियोग का प्रस्ताव तभी आएगा जब उस सदन के टोटल सदस्य के एक चौथाई लोगों ने लिखित हस्ताक्षर दिए हो। ठीक है ना, मतलब 25% लोगों की सहमति के बाद ही राष्ट्रपति के खिलाफ उस सदन में महाभियोग को प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऐसा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से, और अगर प्रस्ताव आ गया चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, अब अगर उसको पारित करना है तो उस सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, तब वो सदन मतलब तब वो प्रस्ताव पारित होगा। और जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये था आपका 61। अब देख लेते हैं 62 नंबर। तो देखिए 62 में कहता है कि रिक्ति भरने की जो, अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद खाली होगा किसी भी कारण मतलब चाहे तो उसने इस्तीफा दे दिया, चाहे तो उसकी मृत्यु होगी, किसी भी कारण, तो ये बोलता है कि राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही पूरा किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो आज आज राष्ट्रपति का उसका आज राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ठीक है, आज उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ठीक है, आज राष्ट्रपति का कार्यकाल जब पूरा होगा तो जो नया राष्ट्रपति है ना, वो पहले वाले का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसको निर्वाचित करके बैठा देंगे। मतलब कि वो जब राष्ट्रपति बने मतलब जब राष्ट्रपति का पद छोड़ो उससे पहले ही नया बंदा आ जाएगा। और अगर नहीं आया है तब तक वो बना ही रहेगा। ये आपका ये आपका अनुच्छेद 56 ये बोलता है कि जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक वो अपने पद से बना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन के मामले में उपराष्ट्रपति, सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब मान लीजिए कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई या इस्तीफा हो गया या किसी कारण चुनाव नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो गया, मृत्यु हो गई 4 साल के बाद ही मृत्यु हो गई, तो भाई अब नया राष्ट्रपति तो तुरंत बनाना पड़ेगा। अब निर्वाचन तो आप एक दिन में कर नहीं सकते, तो आप कुछ नहीं, जो देश का या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको आप राष्ट्रपति बना दीजिए। अगर सॉरी पहले आप जब वो मृत्यु हो जाएगी तो आप पहले प्रेफरेंस देंगे उपराष्ट्रपति का, आप उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति बना दीजिए। अगर वो भी खाली है, नहीं है, सीजीआई भी नहीं है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना। मतलब सीक्वेंस कैसा है, पहला तो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, नहीं तो
सीजेआई और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर मोस्ट जज। ठीक है। अब अनुच्छेद 72 देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति का प्रावधान करता है। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास सजा को क्षमा करने, देखिए क्षमा करने का मतलब होता है उसे उस सजा से मुक्त कर देना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया और अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया, मतलब कि वो मर्डर के सजा से मुक्त हो गया, कंप्लीट फ्री हो जाना, कंप्लीट फ्री हो जाना, ये कहलाता है क्षमा। तो क्षमा भी कर सकता है, राहत देना, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति, मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, मतलब उसको उसके दोष से पूरी तरह मुक्त कर सकता है, या फिर अगर उसे सजा दे दी गई है, आप सजा दे दी गई, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा दी, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा भी कम कर सकता है, 5 साल कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो उसके सजा की प्रकृति भी बदल सकता है। प्रकृति का बदल मतलब है कि मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा दी है तो वो जुर्माना करेगा, कोई बात नहीं, अब जुर्माना देकर के फ्री हो जाए। तो मतलब राष्ट्रपति को ये क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, और ये लिखा है मौत की सजा भी माफ कर सकता है। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रावधान। दोस्तों मैं इसको आपको डिटेल नहीं बताया हूँ, कारण है कि इसका सिर्फ उद्देश्य, इस सीरीज का उद्देश्य है आपको रिवाइज करवाना, जल्दी से जल्दी कम समय में आपको रिवाइज करवाना। उम्मीद करता हूँ कि मेरा समझाया, मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ, और धन्यवाद।